नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आशिफ इकबाल। आज हमारे हॉट सीट पर जो गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, मैं उनके बारे में कहना चाहूँगा कि वो देखने में यूथ हैं, सोच वृद्ध की है और कोशिशें उनकी लगातार जारी है कि वो कुछ अपने आप से बेहतर कर सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरात के हार्दिक पटेल की। जी हाँ, हमारे साथ हार्दिक पटेल है। स्वागत है हार्दिक जी आपका। आपने वक्त निकाला न्यूज़ इंडिया के लिए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। हार्दिक जी, हमने जैसा कहा कि आप लगातार कोशिशें जारी हैं आपकी कि आप अपने आप को बेहतर साबित कर सके, क्योंकि आपने जब आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे तब भी आपने एक ही बात कही थी, जब आपने कांग्रेस छोड़ा तब भी आपने एक ही बात कही, और जब आपने बीजेपी ज्वाइन किया तब भी आपने एक ही बात कही कि आप गुजरात के बेहतरी के लिए लड़ना चाहते हैं। क्या वो लड़ाई अभी भी बरकरार है या फिर वक्त के साथ साथ आपकी सोच में भी तब्दीली आई है? परिवार से कोई दूर दूर तक कोई राजनीति में हम लोगों ने 2015 में एक आंदोलन की शुरुआत की। उस आंदोलन का मतलब था, उस आंदोलन का मकसद था कि सामान्य परिवार जो गरीब है, जो मेहनत करते, जो किसान है, जो गरीब है, जो मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को कुछ ना कुछ फायदा मिले। और उस हेतु के साथ हमने उस आंदोलन की शुरुआत की। और आपको बताते हुए मुझे ये गर्व महसूस होता है कि उस आंदोलन के कारण गुजरात के अनेक नौजवान, जो किसी भी जाति का क्यों ना हो, उसको आज फायदा मिलता है। हमारे आंदोलन के कारण 3 बड़ी योजना गुजरात सरकार ने लागू की, जिसमें पहली योजना थी बिन आरक्षित वर्ग के लिए एक आयोग बना है, जो भारत के किसी भी राज्य में नहीं है। दूसरी बड़ी योजना थी 1000 करोड़ रुपए की युवा स्वावलंबन योजना, जिसमें सरकारी नौकरियों के लिए 5 वर्ष की वय मर्यादा को बढ़ाया गया। एमबीबीएस के लिए अच्छी कॉलेजों में अगर एडमिशन नहीं मिलता तो प्राइवेट में जाना पड़ता है, तो सरकार उसकी फीस भरती है। विदेश जाने के लिए लोन मिलती है 0% ब्याज पे, तो वो एक बड़ी योजना थी। और तीसरी बड़ी योजना जो आप जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 10% रिजर्वेशन लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया। ये हमारे आंदोलन के द्वारा जो मेहनत थी, जो आंदोलन का जरिया था, उसके कारण राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने उस आंदोलन में सहयोग किया और लोगों को फायदा दिलाया। उसके बाद हमने सोचा कि चलो बिना किसी पद अगर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो कोई राजनीतिक हिस्सा बनते हैं। उसके कारण कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बने थे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने लगातार जन विरोधी, किसी की श्रद्धा के साथ जुड़े हुए मुद्दे हो, या राम मंदिर का मुद्दा हो, या कश्मीर का मुद्दा हो, सारे मुद्दों में कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। और कई बार मैं कांग्रेस के नेताओं को बोला कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि जहाँ परिवारवाद की बात हो, जहाँ चापलूसी की बात हो, वहाँ सही मुद्दे पर कहीं ना कहीं इकरार हो जाता है। तो हमने कांग्रेस को छोड़ा है और मैंने बहुत दिल से कहा है कि हम राजनीतिक परिवार से नहीं है, इसलिए हम मौका चाहते हैं कुछ अच्छा काम करने के लिए। जो काम कांग्रेस के जरिए नहीं हो रहा था, मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बना हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की जो लगातार देश हित की जो नीतियां है और उस नीतियों पे जिस तरह से लोगों को फायदा मिलता है, तो उनके साथ मिलकर, बेसिकली हम सब जानते हैं, चाहे कोई पत्रकार हो या कोई राजनेता, आखिर में तो एक ही बात होती है कि जन सेवा, राष्ट्र सेवा, राज्य की सेवा, और वही सेवा करने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बना हूं। और मुझे भरोसा है कि मैं गुजरात की बेहतरीन भविष्य के लिए और नौजवानों के बेहतर भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी में रहकर अच्छा काम करूंगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो स्वप्न है हिंदुस्तान के लिए, उस स्वप्न को हम पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल हार्दिक भाई, हम आपको बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पहली बार आप किसी चैनल पे बात कर रहे हैं, न्यूज़ इंडिया, उसके लिए आपका धन्यवाद ज्ञापन करता है। लेकिन इसीलिए हम पुरानी कोई बात नहीं करेंगे, हम पुरानी बातों पे पढ़ना भी नहीं चाहते। आपने लेटर लिखा, आप छोड़े, आप तमाम चीज़ें, आपने 18 मई को आपने पार्टी छोड़ी, उसके बाद 2 जून को आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। आप बीजेपी जब शामिल हुए होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके मन में उहाप हो रही होगी कि किसी पार्टी को आप अपने आंदोलन के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को आपने ज्वाइन किया, 3 साल वहाँ वक्त दिया, 3 साल में वो चीज़ें वो नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। अब क्या लग रहा है कि जब आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद पहली बार न्यूज़ इंडिया से आप बात कर रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में वो तमाम चीज़ें पूरी कर पाएंगे जिस उम्मीदों के साथ आप यहाँ हैं? देखिए, 2 चीज बहुत बड़ी होती है कि राजनीति किस मकसद के साथ होती है। राजनीतिक 2 प्रकार से होती है, या टेबल पॉलिटिक्स या पब्लिक पॉलिटिक्स। मैं हमेशा से पब्लिक पॉलिटिक्स में महत्व रखता हूँ कि लोगों के बीच जाना, उनकी समस्या सुनना, उस समस्या का समाधान करना। आपने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जब से मैं हिस्सा बना हूँ, मैं लगातार, मेरा होम टाउन अहमदाबाद जिला लगता है, जहाँ से मैं लगातार लोगों के बीच जाता हूँ। जहाँ पानी का इश्यू हो तो वहाँ सरकार से बातचीत करके, जो नर्मदा विभाग होता है उससे बातचीत करके उस विभाग में पानी तत्काल पहुंचे,
चाहे गेहूं की खेती हो, चाहे चावल की खेती हो, उसके लिए लोगों को फायदा मिले। तो अभी अब हमारी जब बात चल रही है तो उससे आधे घंटे पहले उस इलाके के 100 किसानों से बातचीत कर रहा था, तो उनके लिए पानी की व्यवस्था हो, उसके लिए काम हो सकता है। ये दो चीज है, जब आप किसी का हिस्सा बनते हैं तो आखिरी मुद्दा यही आता है कि क्या वहां जाके आप लोगों का काम करेंगे या नहीं, या कर पाएंगे या नहीं। कांग्रेस में रह के वो काम हो ही नहीं रहा था, कांग्रेस के नेता भी नहीं कर रहे थे। अगर हम कहते थे कि आप 100 एमएलए का डेलीगेशन या 50 एमएलए का डेलीगेशन जाके सीएम से मिलिए, स्टेट के होम मिनिस्टर से मिलिए, कभी इस प्रकार की बातचीत नहीं हुई। आपको ये जान के हैरानी होगी कि 100 किसान आए, मैंने जो विभाग लगता था उस अधिकारियों से बातचीत की, उन अधिकारियों ने कहा अगले 8 से 10 घंटे में वहां पानी पहुंच जाएगा। कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी से जब से मैं जुड़ा हूँ, 3 महीना हो गया, मैं लगातार लोगों के बीच जाता हूँ, विभिन्न प्रश्नों को लेकर सरकार से बातचीत करते हैं, संगठन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी से बात करते हैं, तो पूरा सहयोग मिलता है। और वो सहयोग नहीं सिर्फ बातचीत वाला, तुरंत इंस्टेंट काम होता है। तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं सत्ता का हिस्सा हूं, तो उसके कारण मैं जनता का जो ताकत से काम करना चाहिए वो काम करता हूं। और मैंने पहले भी कहा कि जब आंदोलन का हिस्सा था तो मैं किसी भी पद पे नहीं था, फिर भी हमने जन सेवा में कई योजनाओं को लागू करवाया। और अब जब हम नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में है, उनके साथ हम जुड़े हैं, उनकी पार्टी में जुड़े हैं, उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, तो लगातार हम विभिन्न योजनाओं को जनता तक पहुंचाते भी है, और जिस योजनाओं की लोगों को जरूरत है उस योजनाओं पर भी हम ठीक से काम करते हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं लगातार अब जन सेवा के हितों में काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। हार्दिक भाई, आप हॉट सीट पे बैठे हुए हैं, जब हॉट सीट पे बैठेंगे तो थोड़ी सी गर्मी भी महसूस होगी, तो मेरा सवाल भी उस तरह का है। आपने कहा कि जब आप बीजेपी में आ गए और तमाम तरह की चीज़ें सहूलियत हो रही हैं, ये बात तो साफ है कि जब सत्ता के पास होते हैं, सत्ता के साथ होते हैं, सत्ता पे काबिज होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन आप सहूलियत होती है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप तो एक फाइटर की तरह रहे हैं वहाँ तो आपने फाइट की है। क्या आपके फाइटिंग स्पिरिट में कुछ कमियां आई हैं? अब कैसे मुकाबला करेंगे? अब किन सवालों को लेकर खड़े होंगे? क्योंकि अब तो सरकार से सवाल करना पड़ेगा और सरकार के आप हिस्से हैं। नहीं, दो चीज है। फाइटर का मतलब क्या होता है कि सारी जिंदगी आप लड़ाई लड़ते रहिए। फाइटर का मतलब ये होता है कि जो प्रश्न जनता के बीच है उस प्रश्नों का निराकरण हो। सिर्फ लड़ाई करने से कोई मकसद नहीं होता। आजादी की लड़ाई आजादी के लिए थी, सिर्फ लड़ाई लड़ने के लिए नहीं थी। उसी प्रकार राजनीति का काम होता है कि जनहित के प्रश्नों का समाधान हो। आज हम जब सत्ता से किसी भी मुद्दे पर जाते हैं, चाहे वो एजुकेशन का मुद्दा हो, चाहे हेल्थ का मुद्दा हो, चाहे फार्मर का मुद्दा हो, चाहे यूथ का मुद्दा हो, तो सत्ता उसको सुनती है और फिर सत्ता कहती है कि बताइए उसका समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। तो सिर्फ समस्या ही बताना मतलब नहीं होता, उसका समाधान कैसे लाया जाए। और आप कहते हैं कि हम फाइटर थे, तो जब हम फाइटर भी थे तब भी हम सिर्फ समस्या की बात नहीं करते थे, हम समाधान की बात करते थे। बिल्कुल। तो जब हमारा आंदोलन चलता था तो पूरा मीडिया ये कहता था पूरे देश का कि रिजर्वेशन कैसे मिल सकता है। तब हम कई बार कहते थे कि आपने राजस्थान में गुर्जर समाज के लिए किया, मराठा समाज के लिए हुआ, आंध्रा में कापुओं के लिए हुआ, तो आप ये योजनाओं का अगर काम कर सकते हैं तो हो सकता है। और उसका रिजल्ट देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने ऐतिहासिक फैसला लिया और 10% रिजर्वेशन पारित हुआ। ये सिर्फ समाज के लिए नहीं है, पूरे देश में जो भी गरीब समाज था, जो आर्थिक रूप से कमजोर समाज था, उसका आज उनको लाभ मिलता है। चलिए वो बात छोड़ रहे हैं, 370 का मुद्दे की बात अगर हम करते हैं तो पूरी दुनिया कहती थी, पूरा हिंदुस्तान कहता था ये तो हो ही नहीं सकता। काफी कांग्रेस के नेता बोलते थे कि 370 की कलम हट जाएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हुआ ना, अमित शाह जी ने फैसला लिया, नरेंद्र भाई ने फैसला लिया। राम मंदिर का मुद्दा, लोग कहते हैं कि आप बोलते हैं राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताते, आज राम मंदिर बन भी रहा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप फाइटर स्पिरिट के साथ अगर आप चलते हैं, आपको लगता है कि मुझे इस काम को सफल बनाना है, तो वो काम होता है। पूरा देखिए, पूरा विश्व जब कोरोना महामारी के भीतर पूरी लपेट में आ गया था, चपेट में आ गया था, तो लोग कहते थे कि हिंदुस्तान इसमें कैसे बाहर आ गया। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी का वो स्पिरिट था कि नहीं, मुझे इस देश को बचाना है, देश बाहर आ गया। हमने तो अपने देश को वैक्सीन दी, हमने दूसरे देशों को भी दी। तो स्पिरिट होता है काम करने का। तो मुझे भी भरोसा है कि मेरा जो स्पिरिट है वो काम करने का है। लोग क्या बोलते हैं, लोग मेरी आक्रामकता को कमजोर समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो लोगों के काम से मतलब है। बिल्कुल, बहुत बहुत वाजिब जवाब है आपका। अब हम विधानसभा चुनाव की बात कर लें।
क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बड़ी है और इस वक्त जब आप आए हैं बीजेपी में, इस वक्त बीजेपी को माना यह जा रहा है कि बड़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खास तौर पे नए एलाइज से, नए पार्टनर से, नए पॉलिटिकल पार्टी से। हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है? कांग्रेस में तो आपने इसलिए छोड़ दिया कि कांग्रेस उस लायक नहीं थी, लेकिन आम आदमी पार्टी कितनी लायक होगी जो आप लोगों से मुकाबला कर सके वहां पे? वो भी बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं कि हमने ये फ्री कर देंगे, हम ये तमाम चीज़ें कर देंगे और हम बहुत बेहतर कर देंगे, हमने इतनी दिल्ली में हमने करके दिखाया है, पंजाब हमारे पास है, अब हम गुजरात हमारा निशाना है। पंजाब में मैं इंचार्ज था अभी विधानसभा चुनाव में। पंजाब के लोगों को पूछिए कि फ्री की बात कर दी, लेकिन बिजली कितने घंटे मिलती है, कितनी कटौती होती है वहां पर। फ्री नहीं चाहिए हिंदुस्तान के लोगों को, चाहिए तो मौका चाहिए उसको, एक जगह चाहिए जहां वो अपने आप को साबित कर सके। तो गुजरात के लोग, हम आपको बता दें कि हम फ्री की चीजें नहीं लेते, हम गौरव और अस्मिता की बात करते हैं। और इससे पहले भी 2017 में भी एक पार्टी आई थी, 2012 में भी आई थी, लेकिन गुजरात के लोगों ने हर वक्त हर समय आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को पसंद किया है, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी ने गुजरात को सिर्फ हिंदुस्तान का मॉडल नहीं, पूरे विश्व का मॉडल बनाया है। और आज गुजरात के साथ साथ भारत पूरे विश्व का एक मॉडल बनता जा रहा है। आप देखिए सारे क्षेत्रों के भीतर, चाहे सुरक्षा का मामला हो तो हिंदुस्तान की सुरक्षा और बेहतर बन रही है। मुझे आपको बताते हुए गर्व होता है कि हमारे गुजरात में जब नर्मदा का पानी लाने की बात चल रही थी तो मध्य प्रदेश की मेघा पाटकर वहां जाके आदिवासियों को गुमराह करती थी कि ये पानी पूरी तरह से बर्बाद होगा, यहाँ के आदिवासी को बर्बाद कर दिया जाएगा। और उस मेघा पाटकर को आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाया था। नर्मदा का पानी गुजरात में नहीं पहुंचेगा, नर्मदा का पानी कच्छ नहीं पहुंचेगा। मुझे बताते हुए गर्व होता है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 10 दिन पहले कच्छ में नर्मदा का पानी पहुंचाया और उसका उद्घाटन भी उन्होंने किया है। 2001 में जब भूकंप आया था वहां पूरी हाहाकार मच गया था, वहां पर पूरे वर्ल्ड का बेस्ट मेमोरियल बनाया गया है और आज कच्छ पूरे भारत में एक अनोखी पहचान के साथ आगे बढ़ा है। तो गुजरात की अस्मिता और गौरव के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और गुजरात के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। नरेंद्र भाई में एक भरोसा देखते हैं, एक विश्वास देखते हैं और मुक्त करके कि आप हिंदुस्तान को भी श्रीलंका बनाना चाहते हैं। हिंदुस्तान श्रीलंका नहीं बनेगा, हिंदुस्तान महासत्ता बनने जा रहा है और उस महासत्ता में सबका सहयोग चाहिए, लोगों को कमजोर नहीं किया जा सकता। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी भी ऐलान करके गई कि हम फ्री में ये देंगे, हम फ्री में वो देंगे। नरेंद्र मोदी कहते कि हम फ्री चाहे न भी दे, लेकिन हिंदुस्तान के नौजवान को इतना मजबूत करेंगे कि उसको किसी के सामने हाथ आगे न करना पड़े। और मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में ये देश विश्व के भीतर उस स्थान पर पहुंचेगा जहां पर हमारे साथ लोग अपेक्षाएं रखेंगे। पहले हम अपेक्षा रखते थे, लेकिन 7 साल से लोग हमसे अपेक्षा रखते हैं और उस अपेक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण है कोरोना की वैक्सीन। जो कोरोना की वैक्सीन हमने पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विश्व को दी। हार्दिक भाई, आपकी एक बड़ी अच्छी खासियत है कि आप जब मुखालफत करते हैं तो भी आवाज़ बुलंद करके करते हैं और जब आप साथ देते हैं तो भी आवाज़ बुलंद करके करते हैं और बड़े सारे एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। प्रधानमंत्री से आपकी ज़रूर मुलाकात हुई होगी। प्रधानमंत्री की कौन सी ऐसी बात रही है जो आपको कहीं ना कहीं से बीजेपी में लाने के लिए और बीजेपी के साथ जोड़ने के लिए बहुत प्रभावित करती रही? देखिए, 2 चीजें किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए कि आपको 24 घंटा लगातार पॉलिटिक्स के साथ साथ जन सेवा में लगना चाहिए। आप मुझे बताइए, आप एक पत्रकार है, बहुत सारे पत्रकार नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू लेते होंगे, उनसे बातचीत करते होंगे। नरेंद्र भाई की उम्र 72 है, दूसरी बार वो प्रधानमंत्री है, 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन कभी आपने ये देखा यार मेरी तो 300 के ऊपर सीट है, चलो मैं अब 6 महीना आराम करता हूँ? नहीं, लगातार जन सेवा के लिए लागू की गई योजनाओं को लोग के बीच ले जाने का लगातार वो प्रयास करते हैं। वही तो बड़ी बात है हम जैसे नौजवानों के लिए कि अगर 72 साल के एक प्रधानमंत्री जिनकी उम्र भी हो गई लेकिन आज वो फिट है, यंग है, लगातार लोगों के बीच जाते हैं, तो हम नौजवानों में वो विश्वास बढ़ता है कि ऐसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब हम लोग काम करते हैं, जब ऐसे प्रधानमंत्री जी हमारे देश को मिले हैं, तो हम नौजवानों को भी लगातार एक निरंतर प्रयास करना चाहिए, अपने कर्तव्य पथ पे आगे चलना चाहिए, अपना श्रम करना चाहिए और वो श्रम हम लोग करते हैं। मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगती है कि वो लगातार ये प्रयास करते हैं कि मेरा देश आगे बढ़े। वो लगातार नरेंद्र भाई ये प्रयास करते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनाऊं, लेकिन वो एक होद्दा नहीं है, ये सेवा करने का एक मौका जब लोगों ने हमें दिया है तो वो काम पूरा करना चाहिए। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वो लगातार प्रवास करते थे, लोगों के बीच जाते थे, लोगों की सुनते थे, लोगों का थिंक टैंक जो था उस पर वो अपना अमलवारी करवाते थे। और वही तो बात है,
आज पूरे हिंदुस्तान में 70 साल की आजादी, 75 साल के बाद जब हम ये देखते हैं कि नरेंद्र भाई एक ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो लगातार हिंदुस्तान में नहीं लेकिन विदेश में भी अपनी छाप छोड़ के आते हैं, और आप देखते हैं कि जितने भी सारे वर्ल्ड के जो अलग अलग पोल आते हैं उसमें भी नरेंद्र भाई एक बेहतर वैश्विक स्तर के नेता उभर कर निकले, लोगों ने उनको स्वीकारना पड़ा। वही हम लोगों के लिए बेहतर बात है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं हार्दिक भाई। एक बात है, हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे थे। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है बीजेपी पर गुजरात को लेकर ही कि हम गुजरात में एक्टिव हुए, गुजरात में हमारी जो उनके सर्वे हैं उस सर्वे में उनको बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, उनकी सीटें दिख रही हैं बढ़ती हुई, उनको सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, इसीलिए बीजेपी ने बौखलाहट में ईडी और सीबीआई को उनके पीछे लगा दिया। इस आरोप पे, क्योंकि गुजरात का मसला है, गुजरात से जुड़ा हुआ मसला, इसलिए आपसे हम ये जवाब चाहते हैं कि क्या सोचते हैं आप ये ईडी और सीबीआई को लेकर जिस तरीके के सवाल आम आदमी पार्टी खड़ी करती है उस पर? लोकतंत्र में किसी भी पार्टी को किसी भी राज्य में जाकर चुनाव लड़ने का अधिकार है, और भारतीय जनता पार्टी इस बात से कभी अलग स्टेटमेंट नहीं देती कि लोकतंत्र है, आप जाइए चुनाव लड़िए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। ये जो आप बात लगातार कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से, ये लगातार चल रहा है कि ईडी सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी उसका दुरुपयोग करती है, नरेंद्र मोदी की सरकार उसका दुरुपयोग करती है, लगातार ऐसे मैसेज करके नरेंद्र भाई की छवि को बिगाड़ने का प्रयास होता है। और ये पहली बार थोड़ी हुआ है। 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए थे तब नरेंद्र भाई वहां के मुख्यमंत्री थे, लगातार उस दंगे को रोकने का प्रयास किया, राज्य में अच्छी सुशासन व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया, लेकिन एक ऐसा वर्ग था जो नरेंद्र भाई को बदनाम करने का काम बड़ी जोर शोर से किया था। लेकिन 1 महीने पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट जाहिर किया, का ऐलान किया और कहा कि नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने का प्रयास पूरे विपक्ष ने किया, कई सामाजिक संस्था के नेताओं ने किया, अब फिर से वही चल रहा है, फिर से वही चल रहा है, फिर से नरेंद्र मोदी जी की छवि को खराब करने का प्रयास हो रहा है, फिर से नरेंद्र मोदी जी की छवि को नुकसान करने का एक मौका ढूंढ रही है विपक्ष। लेकिन मैं नहीं मानता कि ईडी और सीबीआई के जरिए हम कुछ चलाते हो। देखिए, 2 चीजें, जनता का प्यार नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है, जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और उसके कारण विपक्ष और अन्य पार्टी लगातार नरेंद्र भाई की छवि को बिगाड़ने का प्रयास करती है। लेकिन आप समझते हैं तो जिसका ध्येय, जिसका सिद्धांत, जिसका कर्तव्य जनहित का हो, उसको कोई हरा नहीं सकता। आजादी के वक्त भी गांधी जी को बदनाम करने वाले लोग थे, लेकिन फिर भी गांधी जी डट के रहे और देश की आजादी के लिए काम किया। नरेंद्र भाई को बदनाम करने वाला एक बड़ा वर्ग है, लेकिन वो कभी बदनाम नहीं होंगे। उनका काम है कि मुझे जन सेवा में काम करना है, जिसको जो बोलना है बोले। हार्दिक भाई, एक सवाल हम जरूर जानना चाहेंगे कि आप प्रधानमंत्री की बातें कर रहे हैं, बिल्कुल प्रधानमंत्री के लिए गुजरात सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है क्योंकि उनका होम स्टेट है। इसको लेकर क्या स्ट्रेटजी बन रही है, किस तरह की तैयारी है? क्योंकि जिस तरह से लगातार जो सामने चीज़ें आ रही है, बहुत सारे सर्वे आ रहे हैं, आप खुद ग्राउंड में हैं, क्या आप लोगों को लगता है कि इस बार क्या रहेगा रेशियो, क्या सीटों का अंतर रहेगा? आप कितने कंफर्ट है कि आपकी विजय होनी है? प्रधानमंत्री कितने चिंतित हैं इस बात को लेकर? लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी गुजरात प्रवास भी करते हैं। जो सेंट्रल की जो योजना है, जो बड़ी बड़ी योजना है, जिसको लोगों तक बड़े प्यार से पहुंचानी चाहिए और लोग उसका फायदा भी ले, उसके लिए नरेंद्र भाई भी लगातार गुजरात के प्रवास करते हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष टी आर पाटिल जी लगातार लोगों के बीच जाते हैं। अगर भूपेंद्र भाई टिफिन बैठक की कार्यकर्ताओं के साथ, लोगों के साथ, अधिकारियों के साथ, तो सी आर पाटिल जी भी अलग अलग तरीके से प्रवास करते हैं। हम यहाँ बूथ कमेटी की बात हो, पन्ना प्रमुख की बात हो, विभिन्न योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की बात हो, गुजरात में ऐतिहासिक विजय की और लोगों का प्यार हमारी तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल। हार्दिक भाई, क्या हम लोग न्यूज इंडिया क्या भावी मुख्यमंत्री गुजरात से बात कर रहा है? देखिए, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं तो अभी एक कार्यकर्ता हूँ, और जब मैं राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बना हूँ तब से मेरा एक ही मकसद रहा है कि मैं अभी 29 साल का हूँ, मुझे पूरे गुजरात अब आप पॉलिटिशियन हो गया, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आप सवालों को आप दूसरी तरफ घुमा रहे हैं, ये बात साफ जाहिर हो रही है। और आपने जितना वक्त दिया न्यूज इंडिया को, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि हम जानते हैं कि आपका वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि हर सवाल बहुत बेहतर लगा। खास तौर पे आखिरी सवाल आपको अच्छा लगा कि भावी मुख्यमंत्री हम हार्दिक पटेल से बात कर रहे हैं। समय बताएगा क्या होना है क्या नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना हूँ, निश्चित रूप से अपने आप को प्रूव करूंगा, काम करूंगा,
जो भी पार्टी फैसला लेगी, कुछ न भी बनाए लेकिन काम है जन सेवा का, तो उस काम में मैं आगे बढ़ता रहूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। हम लोग की तरफ से भी आपको बहुत सारी अग्रिम बधाइयाँ और आप ऐसे ही आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे हॉट सीट न्यूज़ इंडिया का एक बेहतर शो। ये न्यूज़ इंडिया पे खबरें बरकरार हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।